नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। दानापुर के जीव राखंड टोला के पास गंगा नदी में दो नाव की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसके बाद 5 मजदूर नाव से गंगा नदी में गिर गए, जिनमें से 4 लोगों को किसी तरह पानी से बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक मजदूर अभी भी लापता है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। अभी तक मजदूर का शव नहीं मिला है। कल ज्यादा अंधेरा होने के बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। दोबारा आज सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अमरजीत जुड़े हुए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अमरजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे हुआ यह हादसा। क्या यह माना जाए कि एक बार फिर से बड़ी लापरवाही के भेंट चढ़ गया एक मजदूर? जी, जाहिर सी बात है, गंगा नदी में लगातार जो बालू वाला नाव होता है वो लगातार काफी भीड़ वाले इलाके में रहता है, क्योंकि काफी संख्या में नाव रहती है। और उसी दौरान ये घटना घटी है। एक नाव लगी हुई थी, बालू लदी हुई थी। उसके बाद एक जो बेगूसराय से नाव आई थी वो खाली थी, और वही नाव जा करके जोरदार तरीके से दूसरी नाव में टकरा गई, जिससे जो खाली नाव था उस पे सवार जो भी लोग थे, जो मजदूर थे, वो जब नाव जोरदार टक्कर हुई तो किनारे पे वो खड़े थे। उसी दौरान वो 5 मजदूर नदी में गिर गए, जिसमें 4 को निकाल लिया गया, लेकिन एक मजदूर जो संतोष नाम है उसे नहीं निकाला जा सके। उसके खोजबीन के लिए जब पुलिस को सूचना की गई तो उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को बुलाई। एसडीआरएफ टीम ने काफी देर तक ले, काफी घंटों तक ले उसकी खोजबीन की। जब अंधेरा हो चुका था तो भी खोजबीन जारी थी, लेकिन संभव नहीं था अंधेरा में खोजना। अंधेरे की वजह से सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। आज फिर 8 बजे के बाद से सर्च ऑपरेशन जारी होगा, उसके बाद की जाएगी, लेकिन अभी तक उसका शव बरामद नहीं किया गया है। ये आज कयास लगाया जा रहा है कि आज शव फूलने के बाद ऊपर आएगा, उसके बाद शव खोज ली जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खगड़िया में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, इसका अंदाजा सामने आई एक सीसीटीवी फुटेज को देखकर लगाया जा सकता है। वीडियो खगड़िया के महेश कूट बाजार स्थित एक मोबाइल दुकान का है, जहां 2 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर अपराधी दुकान में दनादन फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग के दौरान मोबाइल दुकानदार ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। इस घटना के बाद से दुकानदार खौफजदा है, लिहाजा दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। घटना के संबंध में मोबाइल दुकानदार ने बताया कि कुछ दिन पहले अपराधियों ने 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बैठा हुआ था, हाँ। उसी क्रम में आके गोलीबारी करने लगा दुकान के अंदर। हाँ। क्यों कुछ बोला या फिर इससे पहले कुछ बातें आ रही है? रंगदारी वही जो ऑनर है दुकान के, वो उसको खोजने लगे। हाँ। उसी पे गोलीबारी होने लगा। हाँ। उसी क्रम में मैं अपने जान बचा के भागा। इससे पहले भी कई घटना हुई है, जो कि 2019 में भी एक घटना हुई, कुछ हमारे ही बगल में आस पड़ोस में हुई है, ठीक है। उस पर भी इसी तरह का घटना हुआ, इसी तरह का स्टेटमेंट बाजी हुआ, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं प्रशासन के खिलाफ, मतलब प्रशासन के तरफ से। उनको रंगदारी टैक्स चाहिए था, जो मैंने नहीं दिया। तो बिहार में बेखौफ अपराधियों ने सासाराम में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने कांग्रेस विधायक के भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी है। विधायक के भतीजे की हत्या से इलाके में खौफ पसर गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक संजीव मिश्रा कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा का भतीजा है। इनके चाचा गिरीश नारायण मिश्रा पहले मंत्री भी रह चुके हैं। नशा मुक्ति बिहार सीएम नीतीश का सपना है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है,
लेकिन उनके सपनों को वहीं पलीता लग रहा है, यानी चकनाचूर कर रहा है, जिसके कंधे पर शराबबंदी कानून को अमल में लाने का जिम्मा है। देखिए यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन आप कोई भी काम करिएगा, कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही ना है। आदमी का स्वभाव होता है। आदमी में ज्यादातर लोग अच्छी भावना के होते हैं 90%, लेकिन 10% लोग इधर उधर सोच में रहता है, तो उस पर तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर देख लीजिए सीएम साहब, मुख्यमंत्री आवास से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जिस शिक्षा के मंदिर में बच्चों का भविष्य पलता है, वहाँ बोतलें लड़ाई जा रही हैं, जाम छलकाए जा रहे हैं। यकीन न हो तो झाड़ियों में फेंकी हुई शराब की इन बोतलों को देख लीजिए। शिक्षा के मंदिर को मैखाना में तब्दील करने वाले कोई और नहीं, बल्कि वो हैं जिनके जिम्मे शराबबंदी कानून को अमल में लाने का जिम्मा है, यानी कि बिहार पुलिस। देखिए, एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बोतलें हैं जो स्कूल के कैंपस में देख सकते हैं आप, यहाँ पर फेंके हुए हैं। यहाँ पर देखिए कई ब्रांड के शराब के बोतल यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो देखिए आपकी किस तरह से जो शिक्षा का मंदिर है उसको कलंकित करने का काम किया जा रहा है। और एक दो नहीं बल्कि कई बोतलें हैं। देखिए विस्लरी का बोतल भी है, साथ में जो ग्लास है वो भी है, और शराब की बोतलें भी है। तो आपको हम कुछ अंदर भी लिए चलते हैं। देखिए ये स्कूल कैंपस है और यहाँ पर वॉशरूम है, और वॉशरूम के बगल में भी देखिए आप, यहाँ भी शराब की बोतल है। तो देखिए यहाँ भी शराब की बोतल है, अलग अलग ब्रांड की बोतलें हैं। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं सभी एक ही कैंपस में है। और देखिए कितने बोतल आगे हैं, आप जरा देख सकते हैं कि कई बोतलें आगे भी आपको नजर आएंगी। तो ये बड़ी लापरवाही है, और सीएम नीतीश कुमार भले ही मंच से घोषणा कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उनकी चेतावनी का कोई असर नहीं है। और सारा देख सकते हैं कि यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ रही है। पटना के तारामंडल कन्या महाविद्यालय से ये चौंकाने वाली और शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। साल भर बाद सोमवार से 1 से 5वीं तक के क्लास शुरू होने वाले हैं, लिहाजा बच्चों की सेहत के लिए साफ सफाई के लिहाज से जब रसोइया रिंकू देवी और आरती देवी स्कूल पहुंची तो शराब की बोतलें देखकर दंग रह गई। रसोइया रिंकू देवी और आरती देवी की माने तो हर रोज 50 बोतलें फेंकी हुई मिलती हैं। बरामदे और वॉशरूम के पास ही नहीं बल्कि क्लासरूम में भी शराब पीकर बोतलें फेंकी हुई मिलती हैं। साल भर के बाद हमने से स्कूल आए हैं, तो मैडम कहे कि झाड़ू दो, तो झाड़ू देंगी तो वो काला मार। कितने बोतल आप रोज यहाँ साफ करते थे? हमने से एक दिन में 50 बोतल फेंके थे। आपको नहीं लगता बिहार में शराब बंद है और यहाँ इतनी बोतलें कहाँ से आ रही है? अब बिहार में बिकता है तो ना पुलिस सब पिया। पुरानी तो नहीं है? नहीं, पुरानी एक बोतल नहीं है। जब से लॉकडाउन लगे हैं, जब से खाली बोतलें बिक रहे हैं, कभी नहीं अति करते। जब आते हैं क्लास में, जब झाड़ू देते हैं क्लास से ऊपर बोतल मिलता है। हाँ, क्लासों में बोतल बिके हैं। दरअसल तारामंडल स्कूल में पिछले 4 महीने से पुलिस वाले ठहरे हुए हैं। स्कूल में गंदगी और शराब की बोतलों को लेकर हेडमास्टर शारदा देवी ने कई बार सीनियर अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी कान में तेल डालकर सोते रहे। क्या शराब पी रहे हैं लोग? अभी देखिए, आपने ये सूचना दी है? अभी हाँ, अभी बिल्कुल दी है। आप अभी न्यूज़ 18 के कैमरे पर आप अधिकारियों को सूचना दीजिए कि यहाँ पर शराब की बोतलें मिली है, पुलिस वालों ने शराब पिया। जी दीजिए, अभी आपको हम बात करवा रहे हैं। हम अभी आप उनको बोलिए शराब किसने पिया। हम तो बोले हैं पुलिस वाला फेंका। अभी आप कहिए तो हम फिर से बात करवाते हैं। बच्चे स्कूल आएंगे मैडम, बच्चे स्कूल आएंगे, इसको देखकर बच्चे पर क्या गुजरेगा, उनकी मानसिकता कैसी बनेगी? मानसिकता तो खराब ही ना बनेगा, अच्छा तो बनेगा नहीं। सीएम खुद कह रहे हैं कि शराब बंदी है बिहार में। बिल्कुल, लेकिन शराब बंद किधर से है? रोज एक ट्रक पकड़ाता है, बंद किधर से है? स्कूल की हेडमास्टर की बातों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि बिहार के आला अधिकारी शराबबंदी को लेकर कितने संजीदा है। ऐसे में अगर सीएम के सपने चकनाचूर होते हैं तो हैरानी क्या है। अधिकारियों को चेतावनी तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी चेतावनी एक तरह से बेअसर साबित हो रहा है और कानून की धज्जियां खुद पुलिस वाले उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
पूर्णिया में राशन कार्ड बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालयों के आरटीपीएस काउंटर पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लाइन में लगे लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। आरटीपीएस काउंटर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया पूर्व प्रखंड कार्यालय में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आरटीपीएस काउंटर है और किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, जबकि एक तरफ कोरोना का नया स्ट्रेन आया हुआ है और इसके बावजूद भी ना तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का पालन है, ना ही कोई मास्क लगा के रह रहे हैं और यहाँ पे एक ही काउंटर है, जिस कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है। ये बताइए कि किस कारण से आए हैं आप? राशन कार्ड बनाने के लिए आए हैं। कब से यहाँ लाइन में खड़ा? 11 बजे से। 11 बजे जी हाँ। कल भी आए थे? हाँ कल भी आए थे। कल भी लौट के गए? हाँ सर हम लोग 10 बजे से खड़ा हैं। जहाँ की ड्यूटी देना चाहिए 5 बजे, 8 घंटा देना चाहिए, ये 3 बजे ड्यूटी दे करके बंद कर देते। जहाँ 8 घंटा ड्यूटी देना चाहिए 5 बजे तक, नहीं यहाँ 3 बजे बंद कर दिया जा रहा है। बताइए, ये तो हम लोग को पैसा लगता है, हम लोग भाड़ा लगा के आते हैं, भाड़ा लगा के जाते हैं। कितना दूर से हैं? कहाँ से? बस स्टैंड से आ रहे हैं। 20 रुपया आती, 20 रुपया जाती, 40 टका। हम लोग गरीब को जितना हम लोग कमाए नहीं उतना गमाए हो रहा है हम लोग के लिए। राशन कार्ड बनाए थे ना, एक तो मेरा नाम आया बेगम तबस्सुम आरा का, और 4 बच्चा है उसका भी नाम नहीं आया, मेरा पति का भी नाम नहीं आया, वही नाम जुड़वाने के लिए आए हैं। हाँ। क्या परेशानी हो रही है? तो अभी तक नहीं, 11 बजे से बैठे हुए हैं, खड़ा है, अभी तक काम नहीं हुआ है। कोई 2 दिन से लौट रहा है, कोई सुबह से लाइन में खड़ा है, लेकिन यहाँ पे काउंटर की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। रसोई गैस में मूल्य वृद्धि का विरोध जारी है। उज्ज्वला योजना के लाभुकों ने पटना सिटी में गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। लाभुकों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि महंगाई के बीच गैस की कीमतों में वृद्धि से उनकी समस्या और बढ़ गई है। हाँ, सरकार से गैस दिया, अब हमसे गैस का पैसा नहीं जुड़ रहा है। हम गरीब आदमी हैं, मुसलमान आदमी हैं, अब कौन तरीका से हमको जीवन चलेगा? नाम के हम गैस दे रहे हैं कि न गैस दे रहे हैं? अब जगह यहाँ को सब हड़ताल हो रहा है, हम क्या करें? किसके पास जाएंगे? औरंगाबाद में एक दिव्यांग सरपंच पिछले 5 सालों से ट्राईसाइकिल के लिए दफ्तरों का चक्कर काट रहा है। 2016 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने ट्राईसाइकिल देने की अनुशंसा की थी, लेकिन अब तक काजीचक के सरपंच को ट्राईसाइकिल नहीं मिला। हालांकि जिला योजना पदाधिकारी ने 10 दिनों के भीतर ट्राईसाइकिल देने का आश्वासन दिया है। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री के जी हमारे जो है 2016 में अनुशंसा किए थे मोटर चालित गाड़ी, तो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। 5 साल से चक्कर काटते आ रहे हैं, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। योजना भवन में आते हैं तो कहते हैं कि आज मिल जाएगा, तो 10 दिन के बाद मिलेगा, और 20 दिन के इसी तरह से ट्रैक्टर के बाद किया गया। सर सिविल सर्जन साहब के पास से जांच करके विकलांगता सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हो गई है, और जो आपूर्तिकर्ता को है इसको जो जांच रिपोर्ट है विकलांगता का वो भेजा जाएगा, और वहां से बहुत जल्दी जो है मोटरिक ट्राईसाइकिल सभी 25 व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। पश्चिम चंपारण में केला के थम के छिलके से खूबसूरत पर्स समेत कई सामान बनाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने इसका जायजा लिया। इस मौके पर डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि जल्द ही इन सामानों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आत्मनिर्भरता बिहार का तो पहला आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जो केले के थम आप फेंकते हैं उस केले के थम से बैग, उसके बाद आप देखे होंगे कि अपने चनपटिया में कितने बड़ा आत्मनिर्भरता के लिए सारे लोग इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। हल्दी के पत्तों से जो तेल निकलेगा उससे हम बहुत महंगे दाम में बेचते हैं। उस तरह से जो मिसयूज सामान है उसको भी हम लेके काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में एक मेला लगेगा और मेले में दिखाई पड़ेगा कि हम कितने आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पटना में उद्यान महोत्सव का उद्घाटन किया। 28 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 22 स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही फूल, फल और सब्जी की 2943 प्रदर्शनी लगाई गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। पत्रकार को भी कोई काम नहीं रह गया। में भी
और बाकी और जितने और सेक्टर हैं उन तमाम सेक्टरों में बिहार आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है कृषि की दृष्टि से, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो। पटना में कृषि विभाग की ओर से उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों के किसान अपने उत्पाद के साथ आए हुए हैं। किसानों का कहना है कि इस महोत्सव में आकर उन्हें खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां मिलती हैं। क्या लेके आए हैं छपरा जिला से? क्या लेके? गोभी लेके आए हैं, गजरा लेके आए हैं, बंदा लेके आए हैं, पपीता लेके आए हैं, केला लेके आए हैं, आलू भी लेके लाए हैं और बैगन गोल और लंबा लाए हैं। कितना फायदेमंद है ये उद्यान महोत्सव लाए हैं यहाँ पर? आप लोग को कितना फायदा पहुँचाएगा ये महोत्सव? आप लोग महोत्सव फायदा पहुँचाता है, हर साल पहुँचाता है। हम शिमला मिर्चा की खेती करते हैं अभी और ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, ये सब करते हैं खेती अभी। बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं उससे लाभ आप लोग को मिलता है? हाँ, लाभ मिलता है। तो ये जो कृषि उद्यान महोत्सव लगा है इससे लगता है कि किसानों को फायदा इससे हम लोग को फायदा होता है, हम लोग को जानकारी मिलता है, दूसरे के किसान आते हैं तो हम लोग उससे भी सीखते हैं और अपना भी उनको बताते हैं। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि बिहार में नीलगाय के आतंक पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि नीलगाय को भगाने के लिए किसानों को एक यंत्र दिए जाएंगे। नालंदा के नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय में कृषि मेले के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने में सरकार जुटी है। भोले शंकर की है आवाज वगैरह दे करके और भगाने का उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। एक यंत्र भी निकला है, उस यंत्र के द्वारा उस यंत्र को भी हम देंगे सब्सिडाइज रेट पर, किसानों को अब दे रहे हैं, शुरू भी हो गया। उसका आवाज करने से वो भागेंगे। जेडीयू अपने नेता नीतीश कुमार के जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रही है। 1 मार्च को नीतीश कुमार के जन्म दिवस को विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही पार्टी ने नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर खास तैयारी कर रखी है। नेता का उस दिन जन्मदिन है और पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि उनका जन्मदिन हम लोग विकास दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पूरे बिहार में हमारे जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने बूथों पर उनके जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाएंगे, उनको दीर्घायु होने की कामना करेंगे और साथ ही उस बूथ पर हमारे नेता के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसकी भी चर्चा वो करेंगे। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जल्द ही बिहार में उद्योग लगेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चीनी के बदले गन्ने से ही एथेनॉल बनाने का प्लांट लगाने की इजाजत दे दी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कुटीर और सिल्क उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले भागलपुर पहुंचने पर शाहनवाज हुसैन का जोरदार स्वागत किया गया। हम लोग एथेनॉल बेस, एग्रो बेस इंडस्ट्री को लाने का प्रयास कर रहे हैं और उस सिलसिले में काम हो गया है। 2006 में ही नीतीश कुमार जी ने केंद्र को लिखा था कि डायरेक्ट चीनी की जगह डायरेक्ट गन्ना से एथेनॉल बनाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। अब ये इजाज़त मिल गई है, यानी बिना चीनी के एथेनॉल बन सकता है, मक्का से भी, चावल से भी और गन्ना से भी। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, उसके अलावा और काम हो, सिल्क में काम हो, ये कुटीर उद्योग में काम हो, और भी एजेंसीज यहाँ आने वाली हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगें और एग्रो बेस किसानों का लाभ हो। तो मक्का बेस, शुगर केन बेस इंडस्ट्री को ज़्यादा आने की उम्मीद है। भागलपुर पहुंचे उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उद्योगों के बारे में बैठक कर जानकारी ली। बैठक में उद्योग विभाग के अपर सचिव प्रदीप कुमार और भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत सेन सहित कई कारोबारी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में बुनकरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं सिल्क सिटी को उसकी पहचान दिलाने के लिए काम करने की बात कही। नहीं, काम का भागलपुर हो, इसके लिए विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। बुनकर का दर्द भी सुना है और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशान बुनकर हुआ है
तो इन चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं। हमारे पूरे अधिकारी यहाँ आए, जो सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के भी, रेशम बोर्ड के भी लोग थे, उन सब से बातचीत करके उस मसले का हल करेंगे। बेटिया में राम मंदिर निर्माण के लिए डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत बीजेपी के 25 कार्यकर्ताओं ने सहयोग राशि दी। 28 फरवरी तक समर्पण निधि अभियान चलाया जाएगा। जिले में अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। हमारे साथ 25 कार्यकर्ता अपना राम जन्मभूमि के लिए अपना पैसा जमा किए हैं। सभी लोग अच्छी राशि जमा किए हैं। मैं खुद उनके साथ में हूँ, मैं भी अपना राशि जमा की हूँ। और ये राशि बोला नहीं जाता है, मन से जो खुशी से हो खुशी से दिया जाता है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस की सत्याग्रह यात्रा लखीसराय पहुंची, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय से शहीद द्वार तक पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता, कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई कि वे किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े रहेंगे। मांगे पूरी हो, इसीलिए यात्रा है। और इसके साथ साथ कांग्रेस जन एक हों अपने जिलाओं में और लड़के किसानों की काम पर लड़ाई करके, किसानों की मांगों पर, समस्या पर निरंतर संघर्ष करके पार्टी को बनाने का काम करें। आईपीएल की तर्ज पर बिहार में क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। पटना में 23 मार्च से 27 मार्च तक बिहार क्रिकेट लीग के मैच खेले जाएंगे। बीसीएल में 5 टीमें हिस्सा लेंगी। इसे लेकर खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ, जिसमें 100 खिलाड़ियों का चयन हुआ। इसमें रणजी, अंडर 19 और जिला स्तर पर बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि बीसीएल के ऑक्शन में क्रिकेट के दिग्गज मदन लाल और सबा करीम मौजूद रहे। बीसीएल में टोटल 13 मैच होंगे, 7 टीम होगा, 7 दिन का मैच होगा और 5 टीमें होंगी। 5 फ्रेंचाइज हमारा पटना पायलट्स है, गया ग्लैडिएटर्स है, भागलपुर बुल्स है, दरभंगा डायमंड्स है और अंगिका एवेंजर्स है। और 5 के ओनर्स आज आए थे। आज हम लोगों ने अपना ऑक्शन संपन्न किया। पूरे ऑक्शन में 245 लोग जो क्रिकेटर हैं वो पार्टिसिपेट किए थे और उसमें से 100 प्लेयर बिके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, पर उसको इकट्ठा करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उनको अच्छी फैसिलिटीज देना और अच्छे मैचेस कराना, यही सबसे बड़ी बात होती है एक प्लेयर को आगे ले जाने की। बिहार के लिए सबसे बड़ा दिन आने वाला है, क्योंकि बिहार में भी अब आईपीएल के तर्ज पे बीसीएल होने वाला, बिहार क्रिकेट लीग यहां से होने वाला है और जिसका आज ऑक्शन हुआ है। इस ऑक्शन में सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो है हमारे देश के सबा करीम साहब हैं, मदन लाल साहब हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हमारे साथ सबा करीम है। बिहार में बीसीएल हो रहा है, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिहार क्रिकेट लीग जो है वो यहाँ पे भी होगा। क्या लगता है कि कितना बड़ा इवेंट है और कितना दिशा देगा बिहार के क्रिकेट? सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर भी एक प्रीमियर लीग के तर्ज पर एक T20 इंट्रा स्टेट टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है। कई मायनों में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कई सारे खिलाड़ियों को मौका मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने का। और मुझे हमेशा से विश्वास रहा है, क्योंकि ये मेरा राज्य है, यहाँ से मैंने भी खेलना शुरू किया, कि हमारे राज्य में कई सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। कई सालों से मुझे लगता है कि 2 डेकेड से इनको खेलने का मौका मिल नहीं रहा था, क्योंकि इनको जिस प्रकार की मान्यता मिलनी चाहिए थी बीसीसीआई से, वो मिल नहीं पा रही थी। पर अब चूंकि मान्यता मिल गई है, तो ये बड़ा ही शानदार अवसर है उन लोगों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए, कि अपनी जो प्रतिभा है उसको आप सामने लाएं। तो ये प्लेटफॉर्म अब इनको दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है। अब खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें उनके ऊपर रहेंगी, ना ही केवल पटना में जहां पर ये मैच ऑर्गेनाइज हो रहा है, पर टीवी पे भी, क्योंकि इसको टेलीकास्ट किया जाएगा, लाइव टेलीकास्ट होगा इसका यूरो स्पोर्ट्स पे। तो कई सारे लोगों की निगाहें इनके ऊपर रहेंगी और आने वाले समय मुझे विश्वास है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर सामने आएगा जहाँ से कई सारे खिलाड़ी और ऊपर जा सकते हैं। कई सालों से यहाँ पर खेल हुआ नहीं है, अब चूँकि शुरुआत हो गई है, तो मुझे विश्वास है कि एकजुट होकर अगर सब लोग काम करेंगे, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, तभी जो काम के बारे में आप बात कर रहे हैं, ग्राउंड बनाना है, कई सारे टूर्नामेंट्स कराने हैं, मेन और विमेन दोनों ही क्रिकेटर
क्रिकेट को चलाना है तो ये काम आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी गेम को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ा काम जो है BCA का है कि आप किस प्रकार से गेम को डेवलप करते हैं अपने राज्य में। तो मुझे लगता है कि समय है और इनको काम बहुत जल्दी करना होगा, तभी हमारे यहाँ से और सारे खिलाड़ी ऊपर निकलेंगे। पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।